रुख करांगे जलंधर दा, जिथे मनोहर लाल खट्टर दे वल्लों पीसी की जा रही है। अन्य पार्टी के साथ हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, पूर्व में प्रतिनिधि रहे हैं, उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार मित्रों, भाइयों बहनों, आज का विषय जैसे हमको मालूम है कि 16 और 17 अप्रैल देश की जो सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में देश की 50% आबादी के साथ जो वहां अन्याय हुआ और जिनकी जिम्मेवारी उस अन्याय करने की है, उस विषय को आपके सामने उजागर करना है। हम जैसा देखते हैं कि देश में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हर क्षेत्र में, चाहे हमारी महिलाएं विज्ञान क्षेत्र में हो, न्यायालय में हो, टेक्नोलॉजी में हो, कृषि में हो, व्यापार में हो, उद्योग में हो, आर्किटेक्ट हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अध्यापन हो, खेल हो, पुलिस हो, सब क्षेत्रों में आज महिलाएं काफी आगे बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मत रहा है कि महिलाओं को पूर्ण अधिकार, खास करके लोकतंत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको अधिकार मिलना चाहिए। ये बहस बहुत पहले से चल रही है, आज से नहीं चल रही है, लेकिन वर्षों कांग्रेस ने अपने शासन में इस चीज को कभी पूरा करने के लिए किसी न किसी कारण से वो पीछे हटते रहे। और जब कभी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं ने इन चीजों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, उस समय भी कोई ना कोई अड़चन डालते रहे। इतिहास में अगर जाते हैं तो 1971 से 74 तक जो शुरुआती सबसे पहल हुई टुवर्ड्स इक्वलिटी, ये रिपोर्ट जिसमें महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा ये बहुत प्रमुख रूप से उठाया गया। 1989-83 में एक काम तो हुआ कि पंचायती राज में 33% की भागीदारी ये महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई। उसमें बहुत सी प्रदेशों ने भी आगे बढ़ करके कहीं कहीं तो इसको 50% तक भी लेकर के आए। उसी क्रम में ये काम हमारे देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा या फिर प्रदेशों की विधानसभाओं में जनप्रतिनिधि के नाते से इसको लागू कराया जाए, इसके लिए भी पहला प्रयास 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार के अंदर 11वीं लोकसभा में 81वां संशोधन विधेयक पेश किया गया, लेकिन इसको बाद में कुछ दलों के विरोध के कारण से इसको संयुक्त समिति जो लोकसभा की होती है उसे भेजा गया और बाद में वो सरकार गिर गई और उसके बाद उस पर आगे काम नहीं बढ़ा। 98 से 2003 में आदरणीय वाजपेयी जी के समय में भी 4 बार ये बिल पेश किया गया, लेकिन चारों बार विपक्ष ने कोई ना कोई बहाना उस समय बनाया और इस बिल को पारित नहीं होने दिया। 2010 में यूपीए सरकार के समय भी, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तब भी 9 मार्च 2010 को बहुत भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में तो बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया क्योंकि 15वीं लोकसभा उसको भंग कर दिया गया। उसके बाद 2023 में पहली बार जब मोदी जी की सरकार में ये विषय आया और उस समय नारी शक्ति वंदना अधिनियम सितंबर 2023 विशेष सत्र में संसद के जो दोनों सदनों को 128वें संशोधन के बिल के रूप में इसको पेश किया गया और इसको पारित किया गया। लेकिन उसके अंदर जो कमियां थी, उन कमियों को बाद में जब ध्यान आया कि ये चीज वायदा जो हमने किया था कि इसको जल्दी से जल्दी पारित कराएंगे, पारित करा करके और इसको 2029 में होने वाले चुनाव के अंदर इसको लागू किया जाएगा, लेकिन 2 चीजें उसके अंदर करनी जरूरी थी जो एक्ट में लिखा गया था। एक तो सेंसस और दूसरा डिलिमिटेशन। सेंसस और डिलिमिटेशन 2029 से पहले हो जाएगा और हम 2029 को लागू कर देंगे, लेकिन समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं, जब ये ध्यान में आया कि ये शायद 2029 तक पूर्ण नहीं कर सकते, तो फिर हमें 2029 को पूरा करना है तो एक नया संविधान संशोधन लाया जाए और उसके माध्यम से, जो कि पहले अगर विपक्ष ने साथ दिया है
तो अभी भी वो साथ देंगे और इसको हम 2029 में लाने के लिए उसका प्रारूप जो थोड़ा एक दो ही पंक्तियां बदलनी है, ज्यादा नहीं, उस संशोधन को ला करके इसको पूरा करा सकते हैं। लेकिन अब आकर के विपक्ष ने जिस प्रकार का एक घिनौना खेल खेला और इसमें से ये जो 131वां संशोधन था और इसको उन्होंने और लोकसभा में पास नहीं होने दिया और इसको गिरा दिया। भले ही लोकसभा में हमारा पूर्ण बहुमत तो है, पूर्ण बहुमत से पेश तो हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी आवश्यक होती है। 2/3 मेजोरिटी हमारी नहीं है। हमें लगा कि महिलाओं के प्रति सबको एक अपना भरोसा प्रकट करना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी को जल्दी से जल्दी लाया जाए, इस विश्वास के साथ आगे बढ़े थे। लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया, न केवल हमारे विश्वास पर बल्कि देश की आधी आबादी 50% महिलाओं के खिलाफ भी जो उनका अविश्वास और जो विश्वासघात मैं कहूंगा ये किया, ये निंदनीय है। अब इस निंदनीय अपराध का उनको जनता खास करके महिलाएं भूलेंगी नहीं और उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र में हमेशा जो पार्टियां होती हैं वो चुनाव परिणाम से ही भुगतती है इसको। चुनाव परिणाम पहले भी विपक्ष के लोग लगातार इतने सालों से लगातार पीछे ही गए हैं, लेकिन अगर इस समय वो पारित कराते, मोदी जी ने स्वयं कहा था कि ये महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी एक बड़ा कॉज है, ये कोई पॉलिटिकल इसको एंगल नहीं देना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि इसका श्रेय मोदी जी को मिल जाएगा। उन्होंने वही लोकसभा में कहा कि मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मैं सारा श्रेय आपको देने के लिए तैयार हूं। मैं कहूंगा कि बिना विपक्ष की सहमति के यह संभव नहीं था, तो सारा श्रेय मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। किसी प्रकार का मुझे इसका कोई नहीं चाहिए, श्रेय नहीं चाहिए। साथ में एक बात भी चेतावनी के रूप में भी कही कि हाँ, यदि आप इसका विरोध करोगे तो फिर इसका लाभ सबको नहीं, केवल मोदी को मिलेगा, केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक बहुत बड़ी चेतावनी उन्होंने दी, क्योंकि महिलाएं तो आखिर विचार करेंगी ही कि जो हमें एक मौका 2029 में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हो, उसमें 33% के आरक्षण का मिलने वाला था, वो केवल विपक्ष की इस जिद के कारण से उनको नहीं मिल पाया है। आखिर एक बहुत बड़ी शक्ति, मातृशक्ति, वो अपने अधिकार से वंचित होते जब देखेगी तो वो अपने आप सोचेगी, हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। तो जब ये सोचेंगे, निश्चित रूप से उनको आगाह किया कि इसका उनको लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। अगर पास कराते हैं तो फिर ये गैर राजनीतिक मुद्दे की तरह ही आगे बढ़ेगा। और इसके कई चीजों के इन्होंने बड़े घिनौने खेल भी खेले। इस एक्ट की जोरक्स करा करके दक्षिण में एक मुख्यमंत्री ने तो चेन्नई के अंदर वहां इस विधेयक की प्रतियां जलाई और प्रतियां जला करके उसका विरोध किया तमिलनाडु में। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। अभी तो पारित नहीं हुआ है, पारित होने में क्या क्या चीजें आएंगी, उनकी शंकाएं सबको दूर करने के लिए गृह मंत्री जी ने कहा, क्योंकि उनका एक ही विषय था परिसीमन, यदि नई जो जनगणना होगी उसमें यदि आप कराएंगे तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी। क्योंकि जनगणना कराते समय आबादी जो देश भर की बढ़ रही है, कंपैरेटिवली ये बात ठीक है कि दक्षिण राज्यों में जनगणना करते समय आबादी कम बढ़ी है तो उनको ये खतरा था कि हमारी सीटें कम ना हो जाएं। गृह मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि हम इसमें एक लाइन जोड़ देते हैं कि प्रोपोर्शनेटली हर प्रदेश को 50% सीटें बढ़ा देंगे। जो प्रोपोर्शन आज है वही प्रोपोर्शन इसके बाद रहेगा, 50% बढ़ेंगे तो सबकी बढ़ेंगी। तो शेयर जो है तमिलनाडु का जितना, दक्षिणी राज्यों का जितना आज है वो उतना शेयर उस समय भी रहेगा। उन्होंने काउंटिंग एक एक प्रदेश की कितनी सीटें आज हैं, कितनी बाद में हो जाएंगी, 50% का सामान्य फार्मूला सब पर लागू होगा। और यदि कहीं ऑड नंबर है तो उसमें भी 50% बढ़ाएंगे, तो उसको पूरा करने के लिए आधी सीट और बढ़ जाएगी। और जितने यूटीज हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनकी भी सीटें ऐसे अकॉर्डिंगली बढ़ाई जाएंगी। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी उस पर आए नहीं और आखिर में अड़ गए कि नहीं, आप जो है उसमें पास किया हुआ है कि जब भी जनसंख्या यानी सेंसस हो जाएगा, जब भी डिलिमिटेशन हो जाएगी, उसके बाद कराएंगे। हम चाहते थे कि वो चीज 2029 तक होना अब संभव लगता नहीं है,
क्योंकि पिछले 3 साल में जिस गति से चीजें, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सरकार के हाथ में नहीं है, वो किस गति से आगे बढ़ेंगी वो अपना तरीका है। गति उनकी इतनी नहीं है कि 2029 तक उसको पूरा करा सकें। तो संशोधन इतना ही था कि अगर कोई परिवर्तन होकर के नई जनगणना और नई प्रीसीमन हो जाएगा तो उससे कराएंगे, नहीं होगा तो वर्तमान में जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से कराएंगे। लेकिन 2029 में ये चुनाव महिलाओं के हित में हो जाए, इतना ही कुल मिलाकर के उसका हेतु था। लेकिन कई तरह की घबराहट विपक्षी दलों में थी। उस घबराहट में बड़ी घबराहट तो उनकी ये है कि अगर डिलिमिटेशन की बेरा हो गया तो हमारी सीटें कहां चली जाएंगी, डिलिमिटेशन कराएंगे उस समय बढ़ा के कराएंगे तो कम से कम हमारी सीटें बचेंगी। उन्होंने ये उस समय नहीं सोचा था कि जब लोकल बॉडीज में 33% कराया, क्योंकि उस समय तो उनकी सीटें नहीं जा रही थी। पास करना था विधानसभा ने, उनकी सीटें बरकरार थी, लागू करना था लोकल बॉडीज में, करा दिया। आज सबको ये लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सीट ही महिला सीट हो जाए। हमारा ये कहना है, आपकी हो या किसी और की हो, ये नागरिक महिलाएं हमारी 50% आबादी हमारे देश का प्रमुख हिस्सा है, इससे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी डिलिमिटेशन मान लिया गया, तब भी उसके ऊपर आए नहीं, क्योंकि उनको ये अंदर अंदर भय डर ये सता रहा था। तो मित्रों, इसके एक कारण से जो 16-17 अप्रैल को हुआ और ये जो संशोधन है ये नहीं होने दिया, इसकी भर्त्सना करने के लिए जनता को बताया जाए और आप लोगों के माध्यम से आप जनता को इस विषय को बताएं, इतना विषय आपके सामने रखना था। और मैं समझता हूं क्योंकि महिला शक्ति, मातृशक्ति ये इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी। हमारे आप देखते हैं स्टेज पर भी मैसेज देने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए हमारी मातृशक्ति ही पंजाब की हमारी प्रमुख बहनें यहाँ बैठी हैं, इनका भी विषय यही है। फिर भी श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी उत्तर प्रदेश से चल के आई हैं और इनको भी सारे विषय का, जो कि पहले राज्यपाल भी रही हैं, बहुत समय से राजनीति से जुड़ी हुई हैं, जितना मैंने बताया शायद इससे भी ज्यादा इनको जानकारी होगी। तो मैं निवेदन करूंगा बेबी रानी मौर्य जी को कि आपको अपने श्रीमुख से आप भी कुछ बताएं, इसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तर को लेंगे।